नमस्कार, खबर भारत की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कहते हैं कलाकार यदि चाहे तो पत्थरों की मूर्तियां भी जीवंत हो जाती हैं। अनगढ़ बेडौल पत्थरों को खूबसूरत आकृति देना, इन पत्थरों से रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन यात्रा बयां करना हो या फिर गांधी जी का जीवन सफर, देखकर बस यही लगेगा और ऐसा लगेगा कि पत्थर बोल उठे हों। ऐसा रूप रचा पत्थरों ने कि इन्हें निर्जीव से सजीव बना दिया। हम बात कर रहे हैं प्रस्तर शिल्प की, यानी पत्थरों की कला जो पाषाण युग की याद दिला देगी। आज खास मुलाकात प्रस्तर शिल्पकार, कवित्री, चित्रकला से जुड़ी बेहतरीन कलाकार अनीता दुबे जी से, जो पिछले 40 सालों से पत्थरों को इकट्ठा कर रही हैं। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं और शादी के बाद पूरे भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर घूमी। देश भर में घूमकर उन्होंने जो हासिल किया वो थे ये बेजान साथी, जिनको साथ मिला अनीता जी का, और फिर ये दोस्ती रिकॉर्ड बन गई। जी हाँ, पत्थरों से साहित्य कहने के लिए इन्हें हिंदी श्री अवार्ड भी मिला है। तो चलिए इनका स्वागत करेंगे और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद एक उत्सुकता ये जानने की कि आखिर ये कला होती क्या है। स्टोन आर्ट, जिसको हम शायद बहुत सारे लोग इससे जानते होंगे, और प्रस्तर कला जो थोड़ा साहित्य से जुड़े लोग होंगे, क्योंकि शब्द बहुत खूबसूरत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। पत्थर तो हमें सड़क से, घर से निकलते साथ सड़क पे ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम पत्थरों को अपनी कला की दृष्टि से देखें तो वो भी अनमोल हो जाते हैं। मैंने बस वही किया है, बचपन में संग्रहित करती रही और एक समय बाद उससे कुछ चित्र गढ़े, उनके रंगों ने आकर्षित किया और आज आप देख रहे हैं कई वर्षों बाद ये इस रूप में आप सबके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, तो दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, जैसे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या मूल रूप से यही आकृति होती है पत्थरों की, या फिर पत्थरों को आप कोई आकार देती हैं पहले, फिर उसके बाद आकृति बनाती हैं? नहीं प्रिया जी, ये जिस रूप में मुझे पत्थर नदी में, तालाब से, पहाड़ में, कहीं भी जहाँ भी मैं घूमने गई पति के साथ में या पहले भी जो इकट्ठे हुए हैं, वो नदियों के रेत से बीने हुए पत्थर भी हैं, समुद्र के किनारे के पत्थर भी हैं, पहाड़ों पे गए हम वहाँ के पत्थर भी हैं। तो और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कहीं घूमने गए हैं और कार पार्किंग है और वहाँ कोई एक पत्थर मिल गया ऐसा। तो ये पत्थर अपने नेचुरल फॉर्म में ही मिले हैं मुझे, और मैं उनको उसी आकृति, उसी रूप में उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, एक बात यह है कि अब चूंकि पत्थरों का संसार बहुत विस्तृत है और इंटीरियर डेकोरेशन में या बहुत सारी जगह उनका उपयोग होने लगा है, तो कुछ दोस्त मुझे कहीं पत्थरों के चिप्स जो रहते हैं, कहीं रंगीन पत्थर मिल गए हैं, तो वो भी मुझे पहुंचा देते हैं कई बार कि ये लो तुम्हारी पसंद का, तुम्हारे काम आएगा। बिल्कुल। तो मैं अब उनको भी कई बार यूज करने लगी हूँ। कई बार पत्थर हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे भी मिल जाते हैं, जहाँ गिट्टी का काम हो रहा है, सड़क बन रही है, रेत छानी गई है, तो मैंने कई बार वहां से भी कुछ पत्थर इकट्ठे करे हैं। और लेकिन उनका जो भी आकृति या कलाकृति बनाई है वो उनके उसी रूप से बनाई है जिस रूप में वो मुझे मिले थे। अगर ये बात करूं मैं कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको, मैंने सुना है जितना आपके बारे में पढ़ा भी है, और ये वो लोग जो पत्थर जब आप इकट्ठा करती थी तो आपको ताने मारे जाते थे कि ये क्या पत्थर इकट्ठा कर रही हो तुम? पत्थर भी कोई इकट्ठा करने की चीज होती है। लोगों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, सिक्का इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग टिकट्स इकट्ठा करते हैं, ये सब तो सुना था। पत्थरों का इकट्ठा किया जाना और फिर उसको एकत्रित करने के बाद आकृति में ढाल देना। बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल आज इतने विश्वास से कह सकती हूँ कि जो पत्थर मेरे उपहास का कारण बने थे, आज वो पत्थर मेरे उल्लास का कारण बन गए हैं। बहुत से लोगों ने, चूँकि ये पत्थरों की कला को किसी ने कभी भी पैसों से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जब किया था, तो उनको लगा कि ये तो बस सड़क, नदी, कहीं से भी रेत से बीन के पत्थर चिपका के इन्होंने फूल बना दिए हैं, इन्होंने कोई चेहरा बना दिया या आकृति बना दी है, ये क्या है, इसमें थोड़ी कुछ खर्चा है। लेकिन मैं अपने काम को करती रही और कुछ वर्ष ऐसा रहा कि मैं इन पत्थरों को सिर्फ संग्रहित ही करती रही, मैंने बनाना कम कर दिया था। वो निराशा थी
थोड़ी हाथ कि इनको कुछ प्रोत्साहन नहीं है और मैं बनाऊं और कोई देख के बुरा कहे, तो फिर इससे अच्छा है वो पत्थर मेरे पास रंग के रूप में एक संग्रहित रहें। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने साहित्य कहना शुरू किया, तो फिर सब लोग जुड़ते चले गए। जो लोग ने उपहास किया था आज वो भी मेरे काम से उल्लास कर रहे हैं, मैसेज करते हैं कि अरे तुमने उस समय पत्थर के इतने साल पहले तुम अभी भी कर रही हो और कितना अच्छा काम कर रही हो। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं अब भूल गई हूँ कि उन्होंने कभी उपहास किया था। बिल्कुल, यानी ये बात सच हो गई कि निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि कहा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, उपहास किया, वो आप उपहार के रूप में आपको पत्थर भेंट करते हैं और देकर जाते हैं आपके घर तक, आपने जैसा कि बताया था। क्या आप अच्छी पेंटर रही हैं? क्योंकि इस स्टोन आर्ट से जुड़ने से पहले, या ये कहा जाए कि पाषाण में आकृति फूंकने से पहले आप अच्छी पेंटर भी थी, तो शायद इसलिए आप पत्थरों से खूबसूरत कलाकृतियां बना देती है, क्या इसको ऐसे समझो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो कला यात्रा है कहना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार की कला यात्रा होती है किसी भी। तो जब बचपन में मैं जो जुड़ी थी पत्थरों के सिर्फ संग्रह से जुड़ी थी, और चूंकि चित्रकारी जो बच्चों को बचपन में ही शौक होता है रंग से, माँ ने मुझे रंगों से जोड़ा था और ये पत्थरों के रंग ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। तो पत्थरों के रंगीन होने के कारण मैं पत्थरों को संग्रहित करती थी। कभी नहीं सोचा था कि इनकी कोई कलाकृति मैं इस प्रकार बनाऊंगी। मैं सिर्फ उनके रंगों से आकर्षित होती थी, क्योंकि मैं रंगों से पेंटिंग करा करती थी, इसीलिए वाटर कलर करती थी, ऑयल पेंट करती थी। और मेरी जर्नी लंबे समय तक मैं पेंटिंग से ही मैं बनाती रही हूँ, और उसी में कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण भी आया कि जब ये रंग से काम कर रहे हैं तो हम ये लाल पत्थर से क्यों ना ये फ्लावर बना दें, या हम सफ़ेद पत्थरों का कुछ बादल क्यों ना बना दें, या सफ़ेद पत्थरों से चंद्रमा क्यों ना बना दें। और बस यूं ही एक दिन माँ ने ही एक सोवियत नारी पत्रिका उस समय आया करती थी, बहुत पुरानी बात हो गई है, 80 के दशक की बात है। उन्होंने वहाँ पे कुछ मोज़ेक आर्ट देखा था, तो उन्होंने कहा ये तुम पत्थरों से क्यों नहीं कर देती। और मैंने तब वो एक ताजमहल की आकृति पत्थरों के, रंगीन पत्थरों से जोड़ के किसी तरह बनाई थी, जो घर के परिवार के लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन बाहर के लोगों ने सराहने के साथ हंसी भी बनाई। लेकिन बाद में काफ़ी वर्षों तक वो घर में हमारे यहाँ रखी गई कि अरे ये अनीता ने बनाई है और देखो पत्थर कैसे जोड़े हैं, कितने सुंदर लग रहा है। तो वो एक दृष्टि उस समय डेवलप हुई थी कि हम इनसे कुछ बना सकते हैं। लेकिन विस्तृत रूप में मेरी जो कलाकृतियां हैं वो जब मैं सोशल मीडिया पे डालने लगी तब लोगों ने बहुत सराहा और मैं फिर उसमें आगे बढ़ती गई। बिल्कुल, यानी ये जो लोग बोलते हैं ना कि पत्थरों में जान नहीं होती, या किसी को अगर उलाहना देनी हो तो कहते हैं कितना पत्थर दिल है, क्या पता कि पत्थर के अंदर भी दिल होता है। और शायद इसलिए वो आपके बहुत अच्छे साथी बन गए। शायद आपको लगता होगा कि ये भी आपसे बातें करते हैं, और अगर ये बात करते तो यही कहते कि वाह क्या गढ़ दिया है मुझे। शुक्रिया। मैं यही कहूँगी कि यदि हम किसी भी चीज़ को हम प्यार और बहुत उसकी संवेदनाओं को, जैसे हम मानवीय संवेदनाएं होती हैं, यदि हम किसी के साथ संवेदनापूर्व रखेंगे, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, तो वो अपने आप उस संवेदना का उनमें भी संचार होने लगेगा और आप उनको उसी रूप से आप गढ़ पाएंगे। तो यदि हम स्नेह से, प्यार से उन पत्थरों को सहेजा, जैसे मैंने सहेजा कई बार, क्योंकि हमारी सेना अधिकारी थे पति और पोस्टिंग्स होती थी जल्दी जल्दी 2-2 साल में, तो संग्रहित पत्थरों को लाना, ले जाना, रखना भी एक बड़ा टास्क था, जिसमें बहुत परेशानियां होती थी। तो लेकिन फिर भी वही था कि मैं उस चीज़ के लिए अडिग रहती थी कि नहीं, ये पत्थर तो पैक होंगे, अच्छे से जाएंगे ही जाएंगे, मतलब कहीं छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ मौके ऐसे आए जहाँ बड़े पत्थर जब मैंने संग्रहित करे थे वो कुछ मित्रों को देने पड़े, कुछ बगीचे में छोड़ने पड़े, तो वो भी रहा, वो दुख अब मुझे बहुत ज़्यादा है कि अरे काश वो वाला पत्थर होता मेरे पास। तो वो भी है, लेकिन कोशिश मेरी यही रही कि जितने भी पत्थर हों मैं उनको अपने साथ, जैसे हम अपने घर का कोई बहुत प्रिय वस्तु रहती है, पुरानी वस्तु रहती है और हम हमेशा साथ रखना चाहते हैं, वैसे ही मैं पत्थरों को साथ में रखती हूँ। बहुत ही सुंदर एक कलाकृति मेरे हाथ में है, जो मैं पहले दर्शकों को बता दूं ये क्या है। दरअसल इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, और वो कहते हुए यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं।
दर्शक देख सकते होंगे और मैं भी उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये भी जिस स्टोन आर्ट की हम बात कर रहे हैं उन्हीं पत्थरों से तैयार किया गया है। एक सवाल जरूर मैं आपसे करना चाहूंगी, मैं देख सकती हूँ कि आपने इसमें कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया है, और अगर मैं वस्त्रों की बात करना चाहूँ, क्योंकि वो धोती पहना करते थे, तो यानी कुछ छोटी छोटी सी चीजों का इस्तेमाल करके आपने गांधी जी की जीवन यात्रा तैयार कर दी। जी, एक कला के क्षेत्र में जब से मैं हूँ, मैंने उन बारीकियों को ही समझने की कोशिश की है कि हम किसी भाव को किस ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए बड़े खर्चे या बड़े आडंबर की या बड़े सामान की ज़रूरत नहीं होती है। आपके आसपास ही कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें, और नेचर ने तो हमें सर्वरूप मतलब संपन्न रूप दिया है। अगर हम चाहें तो नेचर में हर वो चीज़ मौजूद है। तो जब मुझे हाथ पैर बनाने थे और पत्थरों के साथ हाथ पैर बनाने थे, तो मैंने अपने आसपास जब नज़र घुमाई तो मुझे पेड़ों की सूखी डालियाँ, टहनियाँ भी वो हाथ पैर जैसी ही नज़र आई, और मैंने उन्हीं का फिर उपयोग करना शुरू किया। वैसे ही कपड़ों के लिए मैंने कागज़, टिश्यू पेपर जो होते हैं उस टाइप से मैंने कागज़ का उपयोग करना शुरू किया। मैंने सूती कपड़ों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे गांधी जी के बहुत प्रिय थे। कपास और कॉटन उनका बहुत प्रिय था। तो उसी ढंग से मैंने अपनी कलाकृतियों में उसी रूप को लिया है। बाकी कलाकृतियों में भी मैंने नेचर को ही प्राथमिकता दी है। चाहे वो मैंने कोई भी दृश्य बनाया हो, उसमें सूखे फूलों का उपयोग किया है, उसमें ताजे फूलों का उपयोग किया है, उसमें कलियों का उपयोग किया है, उसमें डालों का उपयोग किया है। तो उस रूप से ही मैंने जो भी अपनी कलाकृति है उसको नेचर के साथ ही प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस रूप से वो खूबसूरत हमें आँखों से नेचर लगता है, वो कलाकृति में भी उसी रूप में वो कोशिश प्रयास रहा कि वो दिखे। अब आपको प्रस्तर कला के लिए ज्यादा जाना जाने लगा, लेकिन आप कवित्री भी हैं जी। किसमें आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है? जब मैं आपको ये बुलाऊं कि हमारे साथ जुड़ी हैं कवित्री अनीता जी, या फिर प्रस्तर कलाकार शिल्पकार अनीता, या फिर कहूँ कि चित्रकला या चित्र कलाकार अनीता दुबे? यहाँ ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे एक बच्चे से, माँ से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सा बच्चा प्यारा है, ये बहुत कॉमन डायलॉग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि साहित्य भी कला है, पेंटिंग भी कला है, या प्रस्तर चित्र भी कला है, और मैं एक कलाकार हूँ। वाह बहुत ही आपने इन कम शब्दों में आपने बहुत ही गहरी बात कह दी कि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, चाहे कितनी भी विधाओं से वो क्यों ना जुड़ा हो। मैं चाहूँगी कुछ हमारे आसपास और मौजूद हैं, दर्शकों को बताऊंगी कि विशेष रूप से अनीता जी हमारे लिए कुछ प्रदर्शित करने के लिए लेकर आई हैं, जिनसे स्टोन आर्ट की हम बात कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें समझ सके। हालांकि जितना आपको नजर आ रहा है, और एक और चीज जो आप मेरे साथ इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जो तस्वीर आपको दिख रही है, वो दरअसल स्टोन आर्ट ही है, उसको बैकग्राउंड का रूप दिया गया है। तो बहुत मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा प्रदर्शन जो हमारे पास आसपास रखी हुई कलाकृतियां हैं उसके बारे में जिक्र भी करें, और वो किस तरह से आपने तैयार की है और कब तैयार की है, ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे मेरे हाथ में इस वक्त गांधी जी का ऐनक है। गांधी जी को इस संसार से, दुनिया से जाकर बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन आज भी गांधी जी अपने उस रूप में जिंदा हैं कि यदि हम गांधी जी का चश्मा देख लें तो हमारे मुंह से, बच्चों के मुंह से, बड़ों के मुंह से निकलता है ये गांधी चश्मा है। तो उनकी पहचान जो है वो उनके इस स्वरूप से की जाती है। ठीक वैसे ही यदि हम कहीं चरखा देख लेते हैं, हाँ। तो हमारे जानने वाले बच्चे, बड़े बूढ़े, सब कोई यही कहता है कि ये तो गांधी जी का चरखा है। तो गांधी जी की जो पहचान है वो गांधी जी के आसपास जुड़े हुए, उनके संसार से जुड़े हुए रूप ही गांधी जी हैं। और गांधी जी एक विचार के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। गांधी इसलिए आपके हे राम लिखा है। जी मैंने पत्थरों से शब्दों को भी कहने की कोशिश की है, जिसमें ये एक है कि हे राम, गांधी जी ने आखिरी शब्द कहे थे। और हे राम हम किसी परेशानी में भी कहते हैं, कभी कठिनाई आ जाती तब भी हम कहते हैं, और कभी कभी हम खुशी में भी कहते हैं हे राम कितना अच्छा काम हुआ।
तो ये बात मैं कहना चाहूँगी। एक कलाकृति और मैं दिखाना चाहूँगी। जब हिंदू मुस्लिम कलकत्ता में जब नवाखाली राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तब गांधी जी वहाँ जन जन से मिलने गए थे। एक बहुत पुरानी पिक्चर को देख के मैंने ये क्रिएट करा है। ये पूरा कंप्लीटली मतलब पत्थरों से ही पूरी चीज़ बात कहने की कोशिश की है कि गांधी जी जन जन के गांधी जी थे। पत्थर कहते हैं, पत्थर बोलते हैं, पत्थर सुनाते हैं। अपनी आप भी थी इसलिए क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पैरों के नीचे जो पत्थर आते हैं उनको उठाकर कोई उन्हें गढ़ रहा होगा, कोई कृति, कोई रूप तैयार कर रहा होगा। गीत गाया पत्थरों ने, मुझे वो फिल्म याद आ गई और उसका शीर्षक याद आ गया। और आज मतलब मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा कि आज मुझे उस शीर्षक के मायने समझ आ रहे हैं कि गीत गाया पत्थरों ने और रूप गढ़ा पत्थरों ने। शायद आप भी कुछ ऐसा ही कहती होंगी। बिल्कुल, रूप तो गढ़ा है। इस बार आपको दिखाती हूँ मैं गांधी जी और कस्तूरबा गांधी। गांधी जी चूँकि उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और लेकिन कस्तूरबा जी ने उनका हमेशा साथ निभाया था। और ये एक बहुत ही बहुप्रचलित मतलब प्रसिद्ध चित्र है जब गांधी जी बहुत तेज चाल में चले जा रहे थे और कस्तूरबा जी उनके साथ धीरे धीरे पीछे साथ में चलती जा रही थी। तो ये मैंने क्रिएट किया है। अब ये जब कलाकृतियाँ देख रहे होंगे तो दर्शकों के मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या मैं स्टोन आर्ट सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो स्टोन आर्ट से जुड़ने के लिए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कोई भी कला कोई भी इंसान सीख सकता है, बस उसे अपने आंतरिक रूप से उसके साथ जुड़ना होगा। जैसे हम जब छोटी क्लास में बच्चों जब पहली दूसरी में रहते हैं और अगर हम उनको कलम पकड़ाते हैं और वो लिखना शुरू करते हैं, उसी प्रकार ये पत्थर भी हैं। यदि आप छोटे कंकड़ों से पत्थरों से आप जुड़ेंगे तो क्यों नहीं, आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी संवेदनाओं को उनकी संवेदनाओं के साथ में तालमेल आपको करना होगा, पत्थरों को समझना होगा, उनको जानना होगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है। बिल्कुल, पत्थरों से कभी हम गीतांजलि लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कभी काबुली वाला लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कभी माँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कभी वाह लिखा हुआ देख पा रहे हैं। यानी वो पत्थर जिनकी कृतियों को देखकर हमारे मुंह से वाह निकल जाए, वो क्या फील करते होंगे ये सिर्फ आप ही फील कर सकती हैं। क्योंकि एक कलाकार अपनी कला के साथ इतने गहरे जुड़ जाता है कि शायद मौन की भी आवाज़ें सुनाई देने लगती होंगी ना। बिल्कुल। कोई अच्छा एक अनुभव या फिर ऐसा कहें कि क्या लोग समझ पाते हैं या सिर्फ लोगों को सिर्फ इन कलाकृतियों को देखकर खुशी मिलती है और उनको लगता है वाह क्या काम किया जा रहा है, क्या स्टोन आर्ट है, क्या प्रस्तर कला है, बस इतना, या आपके काम को उतनी तवज्जो मिल रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, मुझे अब जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया से ही कई लोगों ने मुझे मैसेंजर पे कहीं कहीं खबरें करी हैं, मैसेज करते हैं लोग कि अनीता जी मैं आपका काम देख रही हूँ, मेरी बेटी पत्थर इकट्ठा करवा रही हूँ उससे और वो कुछ बना रही है, आप देखिएगा, और मुझे चित्र भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतना ही नहीं, अमेरिका में मेरी एक मित्र है और उसने जब अपने पड़ोसी अमेरिकन फ्रेंड को दिखाया कि मेरी एक फ्रेंड देखो पत्थरों से काम कर रही है, तो उस मित्र के बच्चे ने भी कहा कि आई विल डू दिस, और वो कलेक्शन करने लगा है पत्थरों का और वो कहता मैं भी बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कई मीलों दूर बैठा कोई इंसान आपकी कला को देखकर समझकर कोशिश करने के लिए तैयारी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि यदि कला को देखकर समझकर एक और कलाकार खड़ा हो जाएगा तो क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी एक और स्टोन आर्टिस्ट अगर आ जाए पैरेलल समानांतर तो बात ही कुछ और होगी। और जिस तरह से हम बताते दर्शकों को प्रस्तर कला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं अनीता दुबे जी, हमसे बात कर रही हैं और अपनी कलाकृतियों को हमारे साथ शो कर रही हैं। खास मुलाकात खबर भारत में हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं, खास मुलाकात वो प्रोग्राम है और हम लगातार जुड़े हुए हैं अनीता जी के साथ। अनीता जी, हर क्षेत्र में चुनौतियाँ आती हैं, चाहे पेंटिंग करते वक्त चुनौतियों की मैं बात करूं, कविताएं गढ़ते वक्त चुनौतियों की मैं बात करूं, वो भी एक चुनौती है भाई, शब्दों को पिरोना आसान काम नहीं है। तो
स्टोन आर्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ, लोगों को देखने से बस ये लग रहा होगा कि जब पत्थर को कोई रूप नहीं देना है, उनको मूल रूप में रखते हुए अरेंज करना है, क्योंकि आप खुद स्केच बनाती रही हैं, पेंटिंग करती रही, तो आपके लिए तो आसान होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा चुनौती किस चीज़ को लेकर आती है जब आप किसी आकृति को तैयार करती हैं? देखिए, पत्थर तो बहुत ज़्यादा ढेर है। अब चुनौती बस यही आती है कि मुझे जब कोई थॉट डेवलप हो जाता है एकदम से, वो तो चुटकियों में हो जाता है, या बनाना भी हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाती है चीज़। लेकिन पत्थरों को चुनने का जो काम है कि पत्थरों को जो ढेर है उसमें से मैं निकालूं, वो लंबा एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि इतने सारे पत्थर हैं। आपको जो आपने एक दिमाग में कृति डेवलप कर ली है, उसी के अनुसार आपको एक गोल पत्थर चाहिए है, उसी के अनुसार आपको एक तिकोना पत्थर चाहिए, उसी के अनुसार आपको आँख के लिए उस आकार का उस पत्थर चाहिए है। तो दिक्कत या कहना चाहिए संघर्ष या कहना चाहिए मेहनत और आपकी सोच वहीं लंबा समय लेती है, जहां पत्थरों को आपकी चुनी गई, आपकी सोची गई आकृति के लिए उसी आकार में ढूंढना है, क्योंकि पत्थर क्यों बहुत ढेर में हो गए हैं अब। तो कई बार होता है कि अचानक से कोई पत्थर देख के आपको कलाकृति आ जाती कि अरे ये तो चंद्रमा है, अब इसके नीचे में क्या बनाऊं, इसके ऊपर में क्या बनाऊं, इसके साइड में बादल बना देती हूँ, इसके नीचे एक चिड़िया बना देती हूँ और एक पेड़ बना देती हूँ। कई बार किसी पत्थर को देख के आपको आभास होता है अरे ये तो एक लड़की का फ्रॉक जैसा है, इसके ऊपर मैं पूरी बॉडी बना देती हूँ। तो आपने बीच में अभी जब आप स्क्रीन पे देखा ही होगा, एक लड़की तितली पकड़ रही है, तो वो पत्थर का फ्रॉक का शेप देख के ही मुझे पूरा चित्र आ गया कि इससे तो मैं एक लड़की बनाऊंगी जो तितलियां पकड़ेगी। तो वो फ्रॉक का फिर मैंने ऐसे बुक कवर बनाया था। पत्थर को देखकर आप वो अंदाजा लगा लेती हैं कि वो किस रूप में सामने आ सकता है। जी, ये तो बहुत ही अलग तरह की बात हो गई, मतलब ये अनुभव वाली बात हो गई जी। शायद 40 सालों से ज्यादा समय भी हो गया होगा, उस लंबे समय से पत्थरों को अपने हाथ में लेते लेते, उन्हें निहारते निहारते, उनके साथ जीते जीते, उन निर्जीव में उन्हें सजीव बनाते बनाते, मतलब अब आपकी आंखें एक्सरे का काम करने लग गई हैं। कह सकते हैं पत्थर कहीं भी किसी भी कोने में होते हैं, सबके पैरों तले आते हैं। पता नहीं ईश्वर का क्या एक वरदान कहना चाहिए कि मुझे वो दृष्टि में आते हैं मेरी वो दृष्टि में आ जाते हैं। पत्थर में भगवान देखते हुए सुना था, पर आप पत्थर में आकृतियां गढ़ देती हैं, वो भी भगवान का ही रूप है। तो वाकई इंसान ने क्या कमाल कर दिया है, इसका एक उदाहरण अनीता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्टोन आर्टिस्ट। एक सवाल आपसे रखूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक, और शायद आप उनके पास कोई एक अनोखा सा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है। ईशा अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो ईशा, सवाल रखिएगा। जी मैम नमस्ते, मैं ईशा अहमद बात कर रहा हूँ भोपाल से। मेरा ये सवाल था मैम कि मैं एक पेशे से शौकीय चित्रकार भी हूँ, तो हर कलाकार की जो एक चुनौती होती है कि कई बार हमें आइडियाज़ नहीं आते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी आइडियाज़ की कमी आप कहाँ से पूरी करती हैं, कि कोई कहाँ से आप एक ऊर्जा महसूस करती हैं कि यार इसको देख के मैं इंस्पायर होकर फिर कोई चित्रकारी या ऐसा कुछ कलाकृति बनाऊँ। बिल्कुल सही, थैंक यू ईशा। चूँकि मैं साहित्य से जुड़ी रही हूँ, तो मेरा हर दिन का एक दिन होता है कि आज किसका जन्मदिन है, आज क्या है। तो ज़्यादातर मैं जिन व्यक्तियों का जन्मदिन होता है, मैं उनकी तस्वीर देखती हूँ और पोर्ट्रेट बनाती हूँ स्टोन से। और यदि समय की अभाव होता है घर में, तो मैं तब उनका नाम ही लिख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उतना भी समय नहीं है तो उनकी कोई किताब का नाम है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि अगर प्रेमचंद ही नाम लिख दिया और प्रेमचंद का जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से वो एक उनके लिए सम्मान या कहना चाहिए श्रद्धांजलि। इस प्रकार से मैं अपने कहना चाहिए इमेजिनेशन को इस ढंग से मैं पूरा करती हूँ। कभी कोई कलाकार की अनायास मृत्यु हो जाती है, जैसे बीच में बप्पी लहरी जी गए, तो वो दुख हुआ, क्योंकि उनके जो संगीत दिए हुए गीत हैं जो हमने अपनी यंग एज में बहुत सुने हैं और बहुत पॉपुलर रहे हैं, तो एक जुड़ाव था उनके साथ में, और जिस दिन वो नहीं रहे तो बहुत दुख हुआ। तो अचानक मैं अब 15 मिनट के अंदर ही वो मैंने क्रिएट कर दिया। तो कई बार ऐसी भी होता है कि कोई चीज़ इंसिडेंस हुआ कि इंडिया मैच जीत गई है और अब खुशी है वो बहुत, तो वो
क्रिएशन अपने आप खुशी के कारण वो 10 से 5 मिनट के अंदर भी हो जाता है, कभी 5 से 20 मिनट में भी हो जाएगा वो। तो इस ढंग से वो इमेजिनेशन होते हैं और मैं क्रिएट करती हूँ, चाहे वो नाम के रूप में लिखूँ, चाहे पोर्ट्रेट के रूप में रखूँ, कोई सिंबल बना के रख दूँ कि अगर क्रिकेट में हम जीते हैं तो मैंने बैट बल्ला बना दिया और इंडिया लिख दिया तो उतना ही काफ़ी है। तो इस ढंग से इमेजिनेशन मैं करती हूँ अपना। खूबसूरत सा संदेश लिखा है जो मेरे पास, ये मैं देख सकती हूँ, मेरे बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ था ये खूबसूरत सा बोर्ड, और उस बोर्ड में चूंकि साहित्यकार हैं तो लेखनी तो अच्छी होनी थी, और लेखनी क्या कहती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियां उसकी संरक्षिकाएं हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा है। आप कितना फील करती हैं अनीता जी? आपसे इसका जवाब लेती हूँ मैं। स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं और बेजान में जान डालने का काम तो आप कर रही हैं। ये उदाहरण तो हम लगातार 20 से 25 मिनट लगातार आपसे चर्चा करते वक्त दे ही रहे हैं दर्शकों के सामने। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अनीता दुबे के बारे में जो हम लोग नहीं जानते? देखिए, एक कलाकार मन है मेरा, मैं अपने आप को एक कलाकार मन मानती हूँ। और जब अगर रसोई में होती हूँ तो मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो मसालेदानी हो, चाहे वो कटोरी, ग्लास, चम्मच, कुछ भी हो, मैं उसमें भी एक कलाकृति की दृष्टि से देखती हूँ। तो मुझे ये आभास ही नहीं होता कि मैं खाना बना रही हूँ। घर के लोग ज़रूर कहते हैं कि क्या कर रही हो, लेकिन वो मैं कभी सब्जियों को अरेंज करके कुछ आकृति बना देती हूँ। तो इस प्रकार मेरे आसपास कलाकार मन ही घूमता रहता है। अगर मैं बगीचे में होती हूँ तो मेरे पास में सूखे पत्ते, टहनी कुछ मिल जाता है। किसी सब्जी की दुकान में जाती हूँ तो मुझे वहाँ कोई आकृति के आलू मिल जाएगा, या टमाटर मिल जाएगा, या लौकी मिल जाएगी, या तोरी मिल जाएगी। तो ये कलाकार मन ही है जो सारी चीज़ें कर पाता है। तो स्त्री चूंकि उसका कार्य क्षेत्र जो है वो सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है, वो रसोई से भी जुड़ी होती है, वो घर की साज सज्जा से भी जुड़ी होती है, वो बाहर सामान लाने से भी जुड़ी होती है, वो अपने स्वयं के खुद के कामों से भी जुड़ी होती है। तो एक स्त्री सारी दिशाओं में जब काम करती है तो बहुत अच्छा है कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, इसलिए वो संरक्षित जी, है। जी। कविताओं के लिए दर्शकों को बता देते हैं, इन्हें सुमन चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इनके पिता वल्लभ भवन में अंडर सेक्रेटरी रहे तो पति एयरफोर्स में। ये कहानी दरअसल शुरू हुई थी, दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। भोपाल मूल रूप से रहने वाली है, लेकिन अगर पत्थरों से लगाव की बात की जाए तो नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। अगर मैं कहीं गलत हूँ अनीता जी, आप मुझे रोक दीजिएगा। नर्मदा के तीरे पत्थर मिले तो पत्थरों को उठाकर घर ले आई और तब से पत्थर इनके अभिन्न मित्र हो गए, पत्थरों से सृजन करने लगी। यानी माँ ने प्रेरणा दी थी और पिता ने सहयोग। तो मैं चूंकि फादर्स डे आने वाला है 19 जून को, तो राष्ट्रपिता पर तो आप ये पूरी कहानी गढ़ ही रही हैं। आप पत्थरों से उनकी जीवन यात्रा तैयार कर रही हैं, उनके सफर को बयां कर रही हैं लोगों के लिए। अपने पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पिता के बारे में कहूँगी कि पत्थरों का संग्रह करना माँ ने सिखाया था, लेकिन अब संग्रह करके उनको स्थायी रूप से प्रदर्शित करना पिता कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात है। जाने से पहले खबर भारत के दर्शकों के लिए कुछ खास बात ऐसी, क्योंकि आप कवित्री रही, अगर आप चाहें तो कुछ कविता की पंक्तियां भी हो सकती हैं जो आपके द्वारा ही रची गई हों। बिल्कुल, एक छोटी सी कविता है और मैं इसीलिए वो बताना चाहूँगी कि चूँकि ये कविता बहुत ही दिल से जुड़ी हुई कविता है। तो कि निर्जीव पत्थरों को जो कह देते हैं शून्य, मान लेते हैं हम खनिजों का मिश्रण, समझते हैं स्पंदनहीन होना, जताते हैं व्यर्थ की समय बर्बादी, बताते थे उन्हें सहेजने में परेशानी। समय चक्र देखो, निर्जीव खनिज मेरी कल्पनाओं से साकार होकर असंख्य आँखों में घर बसाकर चंद मिनटों में धड़कने लगे हैं। उन्हें उनके स्पंदन से मैं सांस लेती हूँ, वो कहते हैं कि हम जिंदा हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी कविता फादर्स डे के नाम कर देते हैं हम दर्शकों के लिए, उन सभी पिताओं को समर्पित खबर भारत की तरफ से, बिल्कुल, जो रची गई है अनीता दुबे जी के द्वारा। माँ आसानी से हर उलझन सुलझा देती थी, उलझे हुए ऊन के सुलझे गोले के समान। माँ थी तब तक मैं सुझाव मांगती थी उनसे, पिता बिल्कुल चुप रहते थे। माँ के जाने के बाद मैं उदास हो गई, उलझ गई,
पिता बिल्कुल चुप नहीं रहे, वो लगातार सुझाव देने लगे। पिता माँ बन गए। माँ मौन हुई तो पिता बोलने लग गए। जी। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ऐसा लग रहा है आपसे बात करते चले जाएं, आपके बारे में जानते चले जाएं, सुनते चले जाएं। आपकी कविताएं इतनी रस भरी हैं, इतनी अर्थपूर्ण हैं कि उनका समझना, आत्मसात करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन समय का अभाव, इसलिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगी खबर भारत परिवार की तरफ से, खबर भारत के दर्शकों की तरफ से कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और चूँकि बात पाषाण की हुई तो हरीश ममगेन के उन शब्दों को यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यदि जिह्वा मौन हो जाए और प्रस्तर बोलने लगे, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, कि यदि जिह्वा मौन हो जाए और प्रस्तर बोलने लगे, समझ लेना प्रीत के झोंके बहने लगे हैं। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। जल्दी ही फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार।